नमस्कार दीपक सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपने बुलाया, आपका धन्यवाद। आपके चैनल पे जब आता हूँ ना, तो मुझ में नई ऊर्जा आती है। हमारी बेटी है, अब आपको देख के अच्छा लगता है। सर, ये डोनाल्ड ट्रंप का चमचा लुटनिक अब क्या कह रहा है कि पीएम मोदी ने फ़ोन नहीं किया तो ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई, इसलिए ट्रेड डील जो थाल में सजाकर डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, वो नहीं हो पाई? ये पुटनिक, स्पुटनिक, लुटनिक जो भी है ये, क्या है ये फाइनेंस मिनिस्टर है? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस या ट्रेड या जो भी है, बेवकूफ़ है। ये वही कहता है जो ये सोचता है डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहता है, कोई इसको तजुर्बा-वुजुर्बा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की एक जो मैं समझ पाया हूँ, मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए। इसको कहते हैं जो इसकी बीमारी नहीं, इसका ऑब्सेशन है, उसको कहते हैं मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। हर बार जाता है मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं। जब मुझे याद है शर्म अल शेख में वो इसराइल और हमास के बीच समझौता करने की कोशिश की थी। इसराइल नहीं था, हमास नहीं था, बाकी सऊदी अरेबिया इधर था, अमेरिका इधर, यूरोपियन लीडर्स सारे आए थे। जब बुलाता है सब पहुंच जाते हैं। इन्होंने उसको इसने उनको व्हाइट हाउस में बुलाया, सब वहां पहुंच जाते हैं उससे मिलने के लिए। तो ये यूरोप बकवास करता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं, वो सब चमचे हैं उसके। तो क्या होता है, जब ये शर्म अल शेख में मैंने सुना, ये कह रहा था कि भाई अब समझौता तो मैं करवा रहा हूँ, आई एम दी ओनली वन हु मैटर्स, मेरे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। फिर वो जो जिहादिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, गधा कोई बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, उसको कहता है देख टाइगर, अभी तक तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मेरे कान में, अब खुलेआम कर। तो वो पहुंच गया, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट, आसमान में अल्लाह, धरती पे आप, कौन ज्यादा बड़ा है मैं नहीं बता सकता, गधा है। और उसके पीछे वो इटली की प्राइम मिनिस्टर ग्लोरिया मेलोनी को देखना चाहिए, तो वो ऐसे कर ये बेवकूफ, देखो प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए कि मुझे आप मानिए कि मैं शहंशाह और कोई नहीं है। अब ऐसी ईगो जिसको हम मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म कहते हैं कि दूसरों को चोट लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी इससे कहा था जो करना है कर ले, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। उसने सोचा कि रूस और चीन उसका समर्थन करेंगे, लेकिन समझ आ गया कि ना रूस पंगा लेगा अमेरिका से, ना चीन पंगा, बातें करेंगे लेकिन आगे कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये जो कह रहा है ये गलत है। डोनाल्ड ट्रंप धंधे वाला है, तो उसको खुश करना ना खुश करना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। वो देखता है कि धंधे में मुझे क्या मिलेगा। मेरी बात मानिए बेटा, कल आप कह दीजिएगा कि आपकी डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर खुल दिया, जो भेजना है यहाँ भेजो, वो तो भागना करेगा, वो तो आके नरेंद्र मोदी के बूट पॉलिश करेगा। तो मुझे कोई है कि मुझे फोन नहीं किया, ये नहीं है, ये सब बकवास है, ये बहाने हैं। डील नहीं चाहता है तो नहीं चाहता है, हम निपट लेंगे। 500% टैरिफ लगा, 5,000 लगा, हम निपट लेंगे उसके साथ। हम तो बहुत खुददार लोग हैं। वी आर वो क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल। जब हमें अनाज की भी कमी थी, 66 67 सोमवार को हम नहीं खाते थे, अकाल था, हम गए, तब भी आप लोगों ने हमारे उस समय के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। हमने कहा ठीक है, हमने सह लिया, हम कमजोर थे। आज तो मेरे पास इतना अनाज है कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ, 1 साल तक तो पूरी दुनिया को खिला सकता हूँ। तो मेरा मानना है कि हमने जो स्टैंड लिया है वो बड़ा अच्छा है कि देखिए, अगर डील है तो दोनों तरफ होती है, वन साइडेड डील नहीं हो सकती। मुझे भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, किसको ज्यादा है किसको कम है वो हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये कहना कि मैं तैयार था और एक आदमी की ईगो के कारण ये सब हुआ, ये गलत है। और मैं पुटनिक, लुटनिक, मुटनिक, जो भी इसका नाम है, इसको बताना चाहता हूँ बेटा, 2000 या 1800 साल पहले रोम के एक शहनशाह थे, उनका नाम था कैलिगुला। कैलिगुला का मतलब होता है छोटा जूता। तो इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रखी थी। रोम का साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, जो दूर दराज के लोग हैं वो आपसे नफरत करते हैं, दे हेट यू, क्योंकि बहुत आप लोग अत्याचार करते हैं। तो उसका क्लासिक जवाब, अरे मुझसे नफरत करते हैं करने दो, कम से कम डरते तो है ना मुझसे, ये बड़ी चीज है। लेट देम बी लेट देम हेट मी बट दे शुड बी स्कैर्ड ऑफ मी। ये मैं इसको बताना चाहता हूँ, एक ना एक दिन डर तो चला जाएगा, और जो नफरत है वो नहीं कहीं जाती है। कैलिगुला भी ये समझ गया था। डर खत्म हुआ, फिर नफरत आएगी बाहर और फिर ठोकेंगे आपको। तो अमेरिका जो है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, हम मानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, मिलिट्री बड़ी तगड़ी है, ये सब हम मानते हैं। अभी तक मेरे जैसे लोग भी हम कहते थे यार अमेरिका बहुत, अमेरिका तो ड्रीम होता था बेटा। सच्चाई मैं बोलूं, जिसको देखो अमेरिका जाने की जगह तो बहुत पैसे बनते हैं, ये है वो है, डेमोक्रेसी है। लेकिन इसने आके ये साबित कर दिया है कि मेरे बिना दुनिया में कोई नहीं है। कारण इसका ये है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो कई बार वहां जाता हूँ, हमारे दोनों बच्चे वहां रहते हैं, एक भाई है, वो भी है, बहन है, सब वहां रहते हैं, अकेला मैं ही रह गया हूँ इधर।
तो वहां पे जब जाता हूं उनसे बातचीत करते हैं, अमेरिका को आदत नहीं है टू बी नंबर 2। पहला विश्व युद्ध खत्म होता है, अमेरिका उभरने लगता है। लीग ऑफ नेशंस जो संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले था उसको ज्वाइन नहीं करता। अरे क्या मल्टीलैटरल फल्टीलैटरल, मैं शहनशाह, नहीं ज्वाइन किया, वो टूट गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसने बताया, देख अब सोवियत संघ के साथ मुझे काम करना है, करूंगा, लेकिन मेरे से पंगा कोई नहीं लेगा। आई हैव टू बी नंबर 1। सोवियत संघ टूटता है, उसके बाद एक अमेरिकन प्रोफेसर के लेक्चर्स में सुनता था, फ्रांसिस फुकुयामा, जापानीज अमेरिकन थे वो, ही वाज अ स्कॉलर। तो उन्होंने किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास तब समाप्त हो गया क्योंकि सोवियत संघ तो हार गया। अब अमेरिका चौधरी, दुनिया का शहनशाह। उसकी किताब मैंने कई बार पढ़ी है, लेकिन फिर उसके बाद 9/11 हुआ एटसेट्रा, तो अमेरिका को धक्का लगा। तो मेरा ये कहना है कि अमेरिका का जो आम आदमी है, चाहे बूट पॉलिश वाला है, चाहे सब्जी बेचने वाला है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ वो बिल गेट्स की कौन सी कंपनी उसका मालिक है, अमेजोन का मालिक है, इधर का उधर है, वो सब नंबर 1 होना चाहते हैं। ये उनके डीएनए में है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो वो सब इसका समर्थन करते हैं। बेसिक इशू ये है। और जो पुटनिक ने बोला है कि कैसी मजाल एक प्रधानमंत्री की, वो भी विकासशील देश की, कि उसने आके मेरी सराहना नहीं की, मेरे पैर नहीं दबाए, मेरे से बोला, जैसे उसने खुद ट्वीट किया था। उसकी क्या होता है बेटा, जब मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म होता है, एक होती है हकीकत, एक होता है अफसाना। हकीकत आप भूल जाते हैं और आप अफसाने में फंस जाते हैं, ये कहानी है। लेकिन सर, अभी 2 दिन पहले खुद ही कह रहा था डोनाल्ड ट्रम्प की पीएम मोदी ने कहा मे आई सी यू, और आज May I उसी see का you, सर, मैं आपसे मिल सकता हूँ सर, आप ये कर दीजिए सर, ये कहने के लिए भूल जाता है कि पीएम मोदी ने कभी फोन नहीं किया। मैंने कहा कि मैं ये पीएम साहब डायरेक्टली नहीं करते, बायलैटरली हमारा एम्बेसडर ने बोला होगा। मैंने कई बार किया बेटा, 6 देशों में राजदूत रहा, कि भाई अगर आपके प्राइम मिनिस्टर के उनसे डायरेक्टली नहीं, उनके आदमी से, कि भाई अगर टाइम है तो इसमें मेरे प्राइम मिनिस्टर आना चाहते हैं। बोलेगा बहुत अच्छी बात है, आइए। ये इस तरह से, और डायरेक्ट फोन किया नहीं किया ये सब बेकार की बात है। एक प्रोटोकॉल होता है। हाँ ये सही है कि इसने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त बेटा मैं इतना कहूंगा कि जो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसी चीजें नहीं कही जाती। पर सर, सबसे मजेदार बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि भारत की तो इकोनॉमी डेड है, तो आज क्यों मरा जा रहा है डील करने के लिए? इसका मतलब साफ है कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन में है। मैंने आपको सही यही तो बताया, आप सारे अपने एग्रीकल्चर को खोल दीजिए, आप डेयरी सेक्टर को खोल दीजिए, उसके फार्मर्स की प्रोडक्शन बहुत है, वो दौड़े आएंगे सब यहाँ पर, आपके फार्मर्स को बर्बाद कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो फिर आके बूट पॉलिश करेगा भारत की सरकार के। क्यों, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वेनेजुएला में क्या हुआ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, करोड़ों लोग आपका जानते। ये ऑयल शॉयल के बारे में नहीं है। खुद उसने कहा था कि वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब उसको रिवाइव करना है, हम लोग जाके करेंगे, अमेरिकन कंपनी। वो कई अरब डॉलर का खर्चा आएगा, 5 साल तक तो वो रिवाइव नहीं होगी। तो फिर ये ऑयल के लिए नहीं है, ये पावर प्रोजेक्शन है। कि देखो मैं, और इसको जो डॉनरो डॉक्ट्रिन कहता है, 200 साल पहले जेम्स मॉनरो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मॉनरो डॉक्ट्रिन की थी। यूरोप को बोला देखो अफ्रीका और एशिया में जो करना है नौटंकी करो, लेकिन 10 टंकी आप नौटंकी वहां करो, 10 टंकी मैं लैटिन अमेरिका में करूंगा, वो मेरा बगीचा है, मैं बागवान हूं, यहाँ आए तो मारूंगा। तो इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिका को दे दिया, बाकी में वो फुदकते रहे, कॉलोनियल एम्पायर बनाते रहे एटसेट्रा। लेकिन अमेरिका से पंगा लेने की किसी की औकात नहीं है। तो ये जो मॉनरो डॉक्ट्रिन थी, डोनाल्ड ट्रंप इसको कहता है डॉनरो डॉक्ट्रिन, इसी तो ठोका उसने वेनेजुएला को। तेरी ये मजाल मदुरो कि तू चीन और रूस के साथ दोस्ती कर ली है, अरे ये तो मेरा इलाका है, तू कहां से इन सांपों को ले आया, उसकी अंडरस्टैंडिंग में ठोक दिया उसको। फिर उसके बाद बोला कोलंबिया को, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, चीन और रूस ने समर्थन किया। वहां के मैं मिला हुआ, उनके राष्ट्रपति थे गुस्ताव पेट्रो, जो पहले एक बागी होता था, फिर उसने हथियार टेक दिए, फिर इलेक्शन लड़ी, प्रेसिडेंट बन गया, ईमानदार आदमी है। मैं नहीं कहता जानता हूँ, मैंने देखा हुआ है उसको, दूर से हाथ भी मिला, शायद पास जाके हाथ भी मिला, मुझे याद नहीं बेटा, मैं 74 साल की उम्र हो गई है। तो बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा पॉपुलर है। तो उसने ये बोला कि जब ट्रम्प ने कहा तूने ये मीटिंग बुलाई है संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल की, तो अपने पिछवाड़े का ध्यान रख। राष्ट्रपति को ऐसी बात करता है। तो उसने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप तू मुझ पे हमला करने की धमकी दे रहा, आजा, मैंने हथियार फिर उठाऊंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब ट्रंप ने कहा ये तो बात बनेगी नहीं, मेरे लोग मारे जाएंगे। वेनेजुएला में तो गए थे तेल के लिए नहीं, हमने कहा था कि ये आतंकी है, ये ड्रग स्मगलिंग करता है, ये मशीन गन्स लाता है, ये ह्यूमन स्मगलिंग करता है। उसमें तो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, आपने वर्दी देखी होगी जो उन्होंने पहनी थी, डीए की थी। कहता मेरी फौज नहीं गई, सिर्फ मेरी पुलिस गई थी। चलिए मान लिया तेरी पुलिस गई थी, जो कहना है
कह दे। सारे वेनेजुएला के सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिए। लोग कहते हैं कि रूस का जो S-300 था वो तो बेकार है। बेकार नहीं था, उन्होंने वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल ही खत्म कर दिया था। पूरा उनके वर्म्स घुस गए थे उनके सिस्टम में, तो वेनेजुएलन्स को पता नहीं था क्या करना है। सो ये चीजें होती हैं जो देखने के लिए है। तो इसने ट्रम्प साहब ने कोई तेल वेल के लिए नहीं किया, बस ये पावर प्रोजेक्शन। अब फिर जब पेट्रो ने कहा आजा मैं भिड़ जाऊंगा, ट्रम्प ने कहा यार ये तो फिर गलत हो गया, ये तो झुका नहीं है। बोला अरे पेट्रो तू कितना अच्छा आदमी है, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आजा व्हाइट हाउस में भोजन करेगा। व्हाइट हाउस में उसको गिरफ्तार कर लिया, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब आप खड़े हो जाओ इसके सामने डट के तो फिर ये पीछे हट जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन दिखता मेरा क्या फायदा है, कोलंबिया को हड़प करने से क्या फायदा है। मैं मानता हूँ वहां पे कोकेन बनती है, ड्रग्स बनते हैं, अमेरिका में आती है, तो तू डिमांड को तो कंट्रोल नहीं कर रहा, सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है। कोलंबिया में नहीं, कहीं और से आएगी, क्योंकि अमेरिकन लोगों को अब चस्का लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का एक आइडिया है, मैं दुनिया में नंबर 1, चलिए बन गया तो अमेरिकन लोग तुझे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद दुनिया के साथ कैसे निपटना है, कैसे डील करना है, वो इस आदमी को नहीं आता है। ये सीधा हर चीज धंधे की बात कर, हाँ भाई बोल कितने डॉलर तू मुझे देगा और मैं तुझको दूंगा। सो दैट्स बेसिकली इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय दुनिया में किसकी पास ताकत नहीं है। ये RIC की बात करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, क्या मिलके हम हमला करेंगे अमेरिका पर? किसके पास दम है? मैं चाइना को बोलूंगा पहले तू जा, चाइना रूस को बोलेगा पहले तू जा, कुछ नहीं होने वाला। फिर हमारी ये सिस्टम नहीं है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण करें। बातचीत की है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चल तू 5000% टैरिफ लगा दे, हम जी लेंगे। पहले भी हम निपटे हैं, पहले भी हमने सहा ये सब, फिर करेंगे। भारत के पास बहुत रेजिलियंस है बेटा, हम लोग हम पे जितना दबाव डालोगे हम उतने ही और मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। ये हमारी परंपरा है। सर ये जो लटनिक है, इसकी बातों से इतना तो साबित हो गया ना कि पीएम मोदी झुके नहीं। वो आज भी अपनी उस बात पे कायम है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल सकते, हम डेयरी सेक्टर नहीं खोल सकते इन लोगों के लिए। और हमारे देश के अंदर जो विपक्ष है, उनके एक नेता है जयराम रमेश, वो लिखते हैं हग हग ना रहा, पोस्ट पोस्ट ना रहा, मतलब एक गाने पर तंज कस रहे हैं पीएम मोदी पर। सर ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो क्या इनको इंटरनेशनल अफेयर समझ में नहीं आते कि वहां पर कैसे डीलिंग समझ आता है, समझ आता है, लेकिन इनकी नफरत जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय है, ना सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में उनको सबसे लोकप्रिय नेता हर साल चुना जाता है, हर हफ्ते चुना जाता है। ये इनकी जो नफरत पीएम साहब के लिए, वो उन्होंने नफरत भारत के लिए कर दी। वो सत्ता से अब कितने साल हो गए, नहीं है वो पावर, नहीं है बेटा, वो इन्फ्लुएंस नहीं है, वो लाल बत्ती, पीली बत्ती, नीली बत्ती वाली गाड़ियां नहीं है जो बंद हो गया सब। ये इनको बहुत तकलीफ होती है कि हमारी कोई सुनता नहीं है, तो ट्वीट करने दो। आजकल ट्वीट सोशल मीडिया के जरिए तो पूरा डेमोक्रेटिक हो गया, जो कहना है लिखो। और अगर एक गाने के इसने कर दिया है, कुछ कह दिया है, तो मैं भी फिर इसके पे गाना गा देता हूँ कि भाई तेरा एतबार ना रहा, कि दिमाग दिमाग ना रहा तेरा, तो एतबार ना रहा। ये भी मैं कह सकता हूँ, बहुत सी चीजें हैं। और भारत जो कहता है कि जब भारत की जवानी, भारत के लोग क्या कहते हैं, ये जवानी है दीवानी, रुक मेरी रानी आजा देख जरा मुझको मुड़ के, सारी दुनिया देगी। भारत का आज मॉरल स्टैचर है बेटा। मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो नेता है इनको बताओ। माय सन हु लिव्स इन द US आजकल आया, उसने मुझे कहा कि डैड एक चीज है, जब हम लोग कहीं इंग्लैंड में या फ्रांस में या अमेरिका में या कनाडा में हम चाहते हैं कि एशियन खाना खाया जाए, तो हम सब कहते हैं लेट्स गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। ये कोई कभी नहीं कहता पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। मैं जॉर्जिया में जब आपका राजदूत था तो इंडियन कम्युनिटी ने मुझे बुलाया डिनर पे, रेस्टोरेंट का नाम था न्यू दिल्ली, बहुत अच्छा खाना था। जैसे मेरी आदत है, हमेशा मैं शेफ को जाके थैंक यू कहता हूँ एटसेट्रा, कि शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये मेरी फितरत है, यही बचपन से सीखा है। तो मैंने पूछा नाम बताया, कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर का। मैं कहा लाहौर के, फिर न्यू दिल्ली नंबर का। कहता सर इस्लामाबाद लिखता तो कौन आएगा। मैंने कहा ये भी तेरी बात सही है, इंडियन फूड। सो ये चीजें भारत का मॉरल स्टैचर। बेटा योगा देखिए अमेरिका में, हर अमेरिकन को मालूम है, कोई नहीं कहता योगा जिहादिस्तान से आया, सब जानते हैं कहाँ से आया। आयुर्वेदा कहाँ से आया, सब ये जानते हैं। मेडिटेशन कहाँ से आया, ये सब जानते हैं। सो ये चीजें हैं भारत के बारे में। ये विपक्ष आपका जो मर्जी बकवास करता रहे, रियलिटी इज कि जो नॉन हार्ड पावर, मैं ये नहीं कह रहा सॉफ्ट पावर, नॉन हार्ड पावर, यूनिक पावर, स्मार्ट पावर जो भारत की है, अमेरिकन सब ये पहचानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा, 3 साल है उसके बाद चला जाएगा, हम झेल लेंगे। निक्सन ने भी बहुत कुछ किया था 71 में, उसके बाद जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो भी प्रतिबंध हम पे लगा लिए थे, हम झेल लेंगे। We are used to the very resilient। तो जो करोड़ों लोग बेटा आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे कहूंगा भरोसा करिए, इत्मीनान से इंतजार करिए, अभी निपट लेंगे इसे। और मेरा मानना है कि अब ये ईरान पे पहले जो हमला करेगा, क्योंकि ईरान के साथ भी वही चीज है, तेल वेल नहीं चाहिए उसको ईरान का, वो चाहता है कि इजराइल के ऊपर जो आप हमला कर रहे हो, न्यूक्लियर हथियार बना रहे हो, खत्म कर दो।
तेल अमेरिका को क्या करना, वो तो ऑलरेडी लार्ज, मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया से बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, वो तो बहुत एक्सपोर्ट करता है, बहुत प्रोडक्शन है उसकी, तो उसको जरूरत नहीं है। बस ये है कि इजराइल पे तू हमला, तो न्यूक्लियर बम बना रहा है, मैं तेरे को रोक दे। ईरान नहीं रोकेगा। और अब ईरान में एक चीज देखिए, वो जो टूल किट होती है, क्या है टूल किट, वेनेजुएला में तो बाहर से घुस के अंदर गए थे और निकाल लिया, ईरान में नहीं घुसेंगे, क्योंकि ईरानियन हमारे जैसे देश पर आपत्ति आती है सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये अंदर से मूवमेंट चल पड़ी है, और ये मूवमेंट रुकने वाली नहीं है बेटा। मैं तो रहा हूं उस इलाके में 20 साल, मैं जानता हूं, मेरे बहुत से दोस्त हैं। अब आपको एक चीज, एक मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ, ओके, आपको समझ आएगा कि ये बगावत वहां क्यों हो रही है। जी। एक ईरानियन जनरल थे, मेरे साथ कहीं मिले हुए, बहुत अच्छे दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो लिखता है मुझे कि डियर एम्बेसडर दीपक, टू इन्फॉर्म यू दैट योर नेफ्यू, मेरा भतीजा, उसका बेटा तेहरान में था, he did not come out of the hospital because there were no medicines owing to US sanctions. चला गया वो बच्चा। मैं भी तो बाप हूं बेटी, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसको लिखा, मैंने कहा सर क्या कह सकता हूं, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, और मैं क्या, आई एम अ फादर। दवाइयां नहीं थी, ये प्रतिबंध लगाए। इराक में भी ये किया था, बच्चे मार दिए। फौज में अलग बात है, फौज का काम है, आप लड़ते हैं उसके साथ, उसके आपके साथ लड़ता है, मर गए तो मर गए, उसके अंदर, यू नो, दैट्स जिसे कहते हैं कि इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन सिविलियंस को, अब ईरान में जो मूवमेंट शुरू हुई है वो दुकानदारों ने और यंग पीपल ने। क्यों? क्योंकि इस समय मैं आपको बताता हूं कि इन्फ्लेशन 70-80% है, करेंसी खत्म हो गई है, नौकरियां है नहीं किसी के पास, तो फिर क्या होगा? ये कुछ फोन, मेरे आवाज आप बीच में सुनती है जब आते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि जो कुछ कर रहा है ईरान के साथ, लोग लिख रहे हैं कि एम्बेसडर क्या करें क्या करें। मैं कौन होता हूँ कहने वाला क्या करें, पर वो दबाव डाल रहा है आपके ऊपर, और वो चाहता है कि इंटरनल मूवमेंट, वो बाहर से हमला नहीं करेगा। बाहर से हमला कहाँ करेगा? ग्रीनलैंड पे। जो अलास्का है, अमेरिका ने खरीदा था सोवियत संघ से, उन्होंने बेच दिया था उसको, और जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का बोलेगा देख बेच दे, नहीं तो मैं ले लूंगा। डेनमार्क भी लाइन पे आ जाएगा। चलिए, हमने नेगोशिएट किया है, और फिर हमने सोचा है कि दुनिया की शांति के लिए जरूरी है कि अमेरिका को देना। अमेरिका की तो बेस ऑलरेडी है, अब वो पूरी तरह से हड़प कर देगा। कौन पंगा लेगा बेटा उसे? मल्टीपोलर, अरे दूसरा खंबा कौन सा है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं हमारे जो फौजी हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये सब विकिपीडिया और चैट जीपीटी की बात है। मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा सेंटर ऑफ पावर है ना, एक से ज्यादा पोल है। कौन सा दूसरा पोल? चीन। क्या किया उसने वेनेजुएला के लिए? और फिर ये जो रूस के जहाज पकड़े हैं 2, जिन पे रशियन फ्लैग था, जो तेल ले जा रहे थे, ये तेल रूस को नहीं चाहिए, रूस तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ये रूस के लिए थे, रूस में ये तेल जाना था, पर डाइवर्ट होता है यूरोप को ना। रूस ने तो बहुत पैसे दे रखे हैं विंसेंट निकोलस मदुरो को, दूसरे ने भी, चीन ने भी दिया, उनको तो पैसे वापस चाहिए। चीन तो तेल के रूप में ले रहा था, तो रूस कह रहे तेल आप बेचो हाई सीज पे, समुद्र में, और पैसे मुझे दो। अब नई सरकार जो आएगी वो बेटा पैसे कहाँ से देगा, उसको पैसे आएंगे। सर, डोनाल्ड ट्रंप तो आप देखो ना कैसे-कैसे दूसरे राष्ट्राध्यक्षों का मज़ाक उड़ाता है। अभी मैक्रों का मज़ाक उड़ा रहा था, और फिर मैक्रों ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि पीएम मोदी ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि पूरी दुनिया के को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ब्रिज बन सकते हैं। भारत में वो कैपेबिलिटी है। इस तरह की बातें हो रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप हर एक का मज़ाक उड़ा रहा है। तो अच्छा है ना पीएम मोदी ने उसको फ़ोन नहीं किया सर। वो तो कितने झूठ बोल चुका है कि मेरे को कितने फ़ोन आए थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। बात-बात पर तो झूठ बोलता है। वो ये जो malignant नार्सिसिज्म होता है, नार्सिसिज्म, आई एम द ओनली वन दैट मैटर्स, मैं, मेरे अलावा कोई नहीं है, एंड ऑफ हिस्ट्री, अब मैं हूँ शहंशाह। अमेरिकन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं मैं, बट अमेरिका नंबर 1। वो मागा शागा वाले हैं, वो सब सारे अमेरिकन, मागा हो ना हो, नंबर 1। फॉरेन पॉलिसी में सहमत है उसके साथ, डोमेस्टिक पॉलिसी में जो मर्जी करे, भाई मैं नंबर 1 हूँ और रहूंगा हमेशा के लिए, ये उसका आइडिया है। तो जो मैक्रोन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इज वेरी गुड, जब रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा था, मैं ही तो गया था उनसे बातचीत करने, और कोई नहीं गया था। गाजा में इजराइल और हमास का हो रहा था, मुझसे कहा गया कि मध्यस्थता करो। अब मध्यस्थता तभी सक्सेसफुल होती है अगर आप तैयार हैं कि मध्यस्थोफाई होने के लिए। जब वो तैयार ही नहीं थे, यूक्रेन का जो सर्कस वाला जोकर है, वो तो पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहा था। He was not serious. उसने कहा कि मोदी wants peace more than Putin। क्या बकवास है, बच्चा है ये। स्कूल के नहीं होते बच्चे जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो वैसा अपने आप। He has never become a president. He remains a stand up comic. तो ये चीजें बेटा हमें मालूम है कि सारी दुनिया समझती है कि भारत के पास ये मॉरल अथॉरिटी है और किसी के पास नहीं है।
अब मैक्रोन को देख लीजिए, चाहे वो स्टारबक्स यूके वाला जो है, किसी और वो जर्मनी वाला जो अभी आ रहा है भारत, उसको देख लीजिए। ये सब कहते हैं हम रूस को ठोकेंगे ठोकेंगे, और सब कहते हैं पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा। क्यों भाई, दुश्मनी क्यों है? रूस ने तो कभी हमला नहीं किया यूरोप पे। हमला किया तो स्वीडन के चार्ल्स 12 ने किया था, नेपोलियन दो टुकड़े जो कहते हैं बोनापार्ट, उसने किया था, या फिर श्री एडोल्फ हिटलर ने किया था। रूस ने तो कभी नहीं किया। रूस को जरूरत ही नहीं है टेरिटरी की, प्राकृतिक साधनों की जरूरत नहीं है, लेकिन नफरत रूस से है, रूसोफोबिया जिसे हम कहते हैं। और इसको समझेगा, इसका कारण भी यही है कि रूस को उभरने नहीं देना। बहुत देर तक हमने सोवियत संघ को झेला है, उसके बाद रूस उसकी जगह ली है, अब इसको कमजोर करो, नपुंसक बनाओ। 10 साल तक तो रूस कहता रहा भाई मुझे नेटो में ले लो, यूरोपियन यूनियन में ले लो। जब सोवियत संघ टूटा हमने नहीं किया, झूठ बोल बोल के नेटो को उसके द्वार पर लेगा, कहा कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, पर रात के दिन में कहते थे अरे यार डार्लिंग गोरबाचोव नहीं जाएंगे, रात को कहते थे जाओ। तो ये भरोसा नहीं है इनके ऊपर। सो बेटा मेरा मानना है अपना कि लेट्स गेट रियल। हम लोग, ट्रम्प बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को रात की नींद मेरी हराम नहीं होती, लेकिन उससे पंगा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस समय मेरे में ये क्षमता नहीं है। कहने की बड़ी अच्छी बात है, आजा मैं तेरे को ठोक दूंगा, ये कहा, मेरे में क्षमता नहीं है। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। आई ओनली फाइट, मैं लड़ता हूं जब मुझे मालूम है कि मेरे पास संभाव, मिलिट्री की बात कर रहा हूं, लड़ूंगा, बट आई शुड असेस माय स्ट्रेंथ। असेस किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। सर अभी तो आपने देखो ना, हमारे देश का विपक्ष जो है यहाँ तक बातें कर रहा था कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि रात को पीएम मोदी को उठाकर ले जाए अमेरिका। अब सोचिए इस हद तक गिर गए ये लोग। मोदी को कहां से उठा के ले जाएगा? आएगा ना यहाँ पर, पहले आने दो उसको। वेनेजुएला के सारे सिस्टम्स को ब्लॉक कर दिया था, भाई कितनी आसानी से घुस गए। वो रेडार पे जो वहां के वेनेजुएला के लोग हैं वो देख रहे थे क्लियर स्काई, जबकि 150 हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। तो वो तो पूरा वायरस डाल के उसको खत्म कर दिया। सिमिलरली कहते हैं कि रूस का S-300 फेल नहीं, वो तो फायर ही नहीं किया, तो फेल कैसे होगा? उसका सारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो उसने बोला था ट्रंप ने कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, हमने वहां अंधेरा कर दिया था। अंधेरे का मतलब जो हमने किया था, जब हमने नूर खान बेस पे किया था, उनका कंप्यूटर सिस्टम कोलैप्स हो गया, उनका सॉफ्टवेयर खत्म हो गया। तो वो तो उनका एयरफोर्स तो अंधों की तरह उड़ रहा था। आजकल का जमाने में अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है, गाइडेड इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही वहां पे हुआ है। तो मोदी को उठा के ले जाना, हाँ जी ये भी बोलो वो तो पुतिन को भी उठा के ले जाएगा, और वो साउथ अफ्रीका को भी उठा के ले जाएगा, वो लूला को भी उठा के ले, क्या बकवास करते हैं ये लोग, और कुछ कहने को नहीं है। तो हमने देखी है इन लोगों की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। रेलिवेंस नहीं होती तो फिर ऐसी बातें आप करते हो। इनका प्रॉब्लम पता है कि उसको RDX नहीं है, RDS है, रेलिवेंस डिफिशिएंसी सिंड्रोम। कोई आपकी परवाह नहीं करता। तो आपको कोई 60 साल का नौजवान कहता मैं टीनेजर हूं, नेता है, यूथ आइकॉन, वो जाके तरह तरह की बातें कर, मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, दादी भी प्राइम मिनिस्टर थी, पता नहीं कौन है ये व्यक्ति। तो दुनिया में जाके कहता है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। जहां ट्रंप कुछ कहता है तो ये भी कहता है। बेटा टूल किट का मालूम नहीं, मैंने आपसे जिक्र किया कि नहीं, वोट चोरी का। सबसे पहले वोट चोरी का आरोप लगा था मादुरो से, बाहर निकाल दिया इसको, गिरफ्तार करके DEA, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है। फिर आरोप लगा था, इन्होंने लगाया था वो इमरान खान पाकिस्तान वाले पर, उसको जेल में भेजे। वो पक्षे पुक्षे जो श्रीलंका वाले थे, चीन के साथ बड़ा डार्लिंग डार्लिंग कर रहे थे, उनको ठोक दिया, यही आरोप लगा था। शेख हसीना भी यही आरोप लगा था वोट चोरी का, उसको भी निकाल दिया। अब ये हमारी सरकार पर लगा रहे हैं, और हमारे लोगों को इसके पूरी ऑपोजिशन को खड़ा होने चाहिए, क्या बकवास कर रहे हैं, हमारी तो वोटिंग मशीन रही है, वो सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। लेकिन वोट चोरी क्योंकि उसने कहा है, वो जॉर्ज सोरोस ने वो टूल किट बना दिया, तो हमारे एक नेता बड़ा बकवास करते हैं ये और फिर कई देखा है कि नेपाल में या फिर श्रीलंका में या फिर जिहादिस्तान में या और देशों में, अफ्रीका में, इधर उधर जेनजी सड़क पे उतरती है, यंग पीपल। तो वो भी बोला जेंसी अब सड़क पे उतरेगी, जेंसी भारत की नहीं उतरेगी सड़कों पे, क्योंकि अंजू पंकज जैसे हमारी बेटियां हैं जो सच्चाई का बयान करती। क्यों उतरोगे, क्या मिलेगा आप सत्ता पलट में, क्या मिलेगा? हमने ड्रग्स भेजे अमेरिका को जो ये मोदी को उठा के ले जाएंगे, क्यों ले गए? मदुरो को आरोप तो ये लगाए थे ना, ड्रग ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, मशीन गन भेजने का एक्सेट्रा। हमने क्या किया? ये बकवास करते हैं, कोई आइडिया नहीं है इनको, और इतना आसान नहीं है उसको ले जाना। जो हमने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लोग आएंगे तो हम तो ठोक देंगे उनको। वो तैयार नहीं है कि उसके लोग, और फिर हम तो डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी पर वो नहीं लेगा। अगर किसी को उठाना है तो जिहादिस्तान के लोगों को उठाओ, वो जो 90 साल का बुढ़ा
कंगलादेश नहीं, क्या नाम है उसका, जो कंगलादेश है हमारा पड़ोसी, हाँ वो कंगलादेश, हाँ कंगलादेश, तो कंगलादेश को उठाओ, उसको 90 साल का है, कहता है मैं 500 साल तक यहाँ बैठूंगा, उसको उठाओ, तो गधा, वो तो जेनोसाइड कर रहा है ना हिंदुओं को, जिस तरह से वहां कत्लेआम हो रहा है। तो बेटा ये चीजें हैं जिनका आपका ध्यान रखना चाहिए। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तो एक जोरदार झटका पुतिन ने भी दे दिया ना ट्रम्प को, वो जो उन्होंने 20 पॉइंट्स वो जो पीस प्लान बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया रशिया ने। तो अब आगे क्या होगा, लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रम्प अब फिर से यूक्रेन और रशिया के बीच कुछ करवाने की बात करेगा या नहीं? नहीं, वो थक गया, कहता रहेगा पर कोई सुनेगा नहीं। पुतिन का बड़ा क्लियर है, मैंने कब्जा करना है, जो इलाके मुझे चाहिए मैंने ले लिए हैं लगभग 80%, बाकी 20% में ले लूंगा। जो मुझे रेयर अर्थ रॉ मटेरियल चाहिए थे, कोयला जो चाहिए थे मैंने सब हड़प कर लिया। बाकी अब मैं सीज फायर करा दूंगा जब मुझे मेरे ये पूरा हो जाएगा। फिर ट्रम्प जाएगा, वो सर्कस वाला जोकर जो है अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है, वो फिर कुछ ना कुछ कहेगा, कभी कहता है नेटो बकवास है, कभी कहता है मुझे शामिल करो, कभी कहता है यूरोपियन यूनियन नपुंसक है, कभी कहता है मुझे शामिल करो, कभी कहता है अमेरिका का प्रेसिडेंट तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी, कभी कहता है ये तो मेरा अंदाता है। वो भी अनस्टेबल हो गया ना बेटा जब इस टाइप का प्रेशर पड़ता है। तो पुतिन ने साहब कहा कि 20 पॉइंट लाओ, 10 पॉइंट लाओ, 3000 पॉइंट लाओ, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। तो ट्रम्प क्या करेगा? अच्छा मैंने तो कोशिश की, क्योंकि समझौता हो चुका है, लैटिन अमेरिका तेरा टाइगर, जो करना है कर, मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन यूक्रेन मेरा, मैं उसको खा जाऊंगा, तू वेनेजुएला को खा जा, खत्म हुई कहानी, कहानी खत्म, पैसा आजम, डील हो चुकी है बेटा। ही इज अ डील मेकर। पुतिन डील मेकर से कम नहीं है, वो भी डील करता है। तो खूब बनेगी, क्या है, खूब पटेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, तो दोनों दीवाने हैं। सर ईयू के साथ जिस तरह से भारत का समझौता हो गया फ्री ट्रेड का, उसको लेकर भी तो तिलमिलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प। उसको ये भी पता है कि फ्री ट्रेड में यूरोपियन यूनियन वाले जो है उनका मार्केट कौन सा है बेटा, वो अमृतसर की वड़ियां नहीं पसंद करते, वो आपका मार्केट पसंद करते हैं। 26 जनवरी को आएगा ना यूरोपियन कमीशन की वो लेडी, और यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल ऑफ यूरोप का प्रेसिडेंट, और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, दोनों आएंगे। एक जो है, दोनों में फर्क यह है, एक है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, दूसरी है पॉलिसी मेकिंग एजेंसी। काउंसिल पॉलिसी मेकिंग है और कमीशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक, दोनों आएंगे एज चीफ गेस्ट। उनको भारत का मार्केट पसंद, चीन में जा नहीं सकते, यूरोप के पास पैसे नहीं है, छोटी उनकी जनसंख्या भी बड़ी कम हो गई, अमेरिका को कुछ बेच नहीं पाते, और बचता कौन है? मैं बचता। ये सब डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट, ये सब बेकार की बात है। हमने अग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन हम देखेंगे कि अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था पर उसका नुकसान हुआ तो फिर हम हल्के कर देंगे। ये हमने सारे सेफ्टी क्लॉजेस अंदर डाले। बाकी जो मर्जी कहे कि फिर साइन क्यों किया था, अच्छा भाई नहीं साइन करते, चलो रद्द कर देते हैं। आप क्या करते? जब इनसे कोई ये पूछता है कि ट्रम्प के बारे में ये वो जो ये जिस 90 साल के भारतीय पॉलिटिशियन का आपने नाम लिया, तो आप क्या करते हैं? आप झुक जाते हैं उसके सामने? देखो, जो आदमी कहता है जब मैंने टैरिफ्स लगाए थे, दुनिया के कई नेता आए थे मेरे पिछवाड़े को चूमने के लिए, इसके साथ क्या डील करेंगे आप? तो हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे को जो मर्जी कहता है, नरेंद्र मोदी ये है, चोर है, डाकू है, उसने ये कहा, उसने बोला सर मैं आ सकता हूँ, बोला सर मैं आपके जूते पॉलिश, नरेंद्र मोदी का सर मैं आपका टॉयलेट साफ कर दूं। कहने दो उसको, मैं जवाब थोड़ा, हर चीज का जवाब देना जरूरी होता है क्या? मैच्योर डिप्लोमेसी में ये होता है कि जो कह रहा है कहने दो, हम अपना पक्ष रखते हैं। बाकी कोई समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। सर आप सोचो कि कितना तिलमिलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प की पीएम मोदी ने फोन नहीं किया। वो जो लुटनिक है वो क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया से पहले हम भारत से डील करना चाहते थे। आप सोचो कितने उतावले हुए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर 100%। तमाम तरह की तोहमतें भारत पर लगा। नरेंद्र मोदी उसको फोन कर देगा तो वो साइन कर देगा। तो ही इज साइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईगो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। उसको तो ईगो है ना, रियलिटी बहुत अफसाने की दुनिया में रहता है। बस मैं हूं, मैं बतख की तरह मैं करता रहता है। सो इफ यू फ्लैटर हिज ईगो, सब कुछ नहीं फ्लैटर करोगे। अब क्या किया रूस पे, वो कितने प्रतिबंध लगा दिए, और लगा ले। वेनेजुएला पे कितने लगाए, लगा ले। चीन से तो पंगा ले नहीं सकता, लेकिन चीन भी डर गया, वो ताइवान में नहीं जाएगा, तो मैं क्यों जाऊं। और ईरान का तो मैंने आपको बता दिया, वो तो ईरान उसको प्रोवोक कर रहा है अमेरिका को, तो मुझ पे हमला तो कर पे, देख जैसे ईरानियन लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इंटरनल मूवमेंट नहीं चाहिए बाहर से, तभी तो कभी मिसाइल इधर फेंकता, मिसाइल उधर फेंकता। और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर गया था अमेरिका दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, बेबी नेतन्याहू, जब भी वो जाता है कोई बड़ी चीज होती है, ये मेरा मानना है।
सर, एक तरफ तो वेनेजुएला तो छोटा-सा देश था ना, हाथी ने चींटी से पंगा लिया, ऐसे ही कहा जा सकता है ना, हाथी का मुकाबला हाथी से होता तब तो आटे-दाल का भाव पता चलता डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन जब अब तो जब इस बात को लेकर भी डर है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके बाद हो सकता है कि इम्पीचमेंट मोशन उसके खिलाफ आ जाए, इस तरह की बातें आएगा, भी कर 100% आएगा। और जब जो जो कीड़ी होती है वो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। हाथी को पता नहीं कि क्या करना है। तो वो ठीक है, आपने उस पे आपने ताकत का एक प्रदर्शन कर दिया। बेटा, मैं कुछ बताता हूँ, जो भारत में लोकतंत्र है, जिस तरह से हम डील करते हैं, अमेरिका ने दिखाया है द एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर, एग्जाम्पल ऑफ इट्स पावर, और हम सारी दुनिया को दिखाते हैं द पावर ऑफ आवर एग्जाम्पल। हमारा जो उदाहरण है उसकी ताकत देखो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और अमेरिका का है, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ठोकूंगा। तो ये फर्क है दोनों देशों के बीच में। सर, Okay? बांग्लादेश के साथ कैसे डील किया जाए? बांग्लादेश का एयर चीफ तो वहाँ बैठा हुआ है पाकिस्तान में जाकर, वहाँ कोई करने डील में हो क्या रही है फर्क पड़ता है? वहां के सारे जहाज लेके आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? हम गिरा देंगे उनको। कितने खरीद लेगा? पैसा किसके पास है देने के लिए? ये तो कहने की बात है। ओ, अब हमको और जहाज खरीदे, और टाइगर चुप कर जाए यार, कितने खरीदोगे? तुम्हारा दुश्मनी, आपकी दुश्मनी बांग्लादेश से है या चीन से है? पाकिस्तान को सबक आपने दे दिया था, वो सबक नहीं सीखता, वो अलग बात है। उनका एक मैंने देखा था मंत्री इंफॉर्मेशन का, वो किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को ले गया था एकदम, यहाँ जी यहाँ से हमने नैरेटिव जीत लिया, हमने ये किया वो किया। अपने आप कह रहा है कि हम तो नैरेटिव लड़ रहे थे। गधे, जमीन पे तो मैंने ठोका है, सोशल मीडिया पे तू जीत गया तो मुबारक हो, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है, मुझे मिठाई भेज देना। गधे हैं ये लोग, गधे हैं। इतनी नफरत करते हैं ये उभरते हुए भारत से कि ये हमें नीचे लाने की कोशिश करेंगे और कामयाब नहीं होंगे। बेटी, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके जो करोड़ों लोग कार्यक्रम देखें, भरोसा करिए हम पे। हम जानते हैं, हम चाणक्य की संतान है, हमें मालूम है कूटनीति क्या होती है। 52 साल मुझे हो गए हैं, मुझे मालूम है क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है। और अगर मुझे किसी पर हमला करना है तो मैं डरूंगा नहीं, करूंगा जो मुझे करना है। सर, अमेरिका जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है 1.5 ट्रिलियन डॉलर का, कर दो, 2 ट्रिलियन कर दो, 10 ट्रिलियन मेरा क्या जाता है? किस पे हमला करेगा भाई? यूरोपियन यूनियन में अमेरिका को भूल जाओ, 65 करोड़ लोग हैं, वो 35 करोड़ अमेरिकियों के सामने झुक के कहते हैं भाई 15 करोड़ रूसियों से हमें बचाओ। मजाक है कोई? आपकी अपनी शक्ति का वो स्टार वॉर, स्टार बक्स, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी 70,000 की तेरी फौज है, सबके मोटे मोटे पेट है, क्या लड़ेंगे वो कहने की बड़ी अच्छी बात है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाओ, जो मर्जी कर। और वो उर्सुला बंडल मेंडल कि मैं 800 बिलियन यूरो इकट्ठे कर लिए, 700, अब हम डिफेंस इंडस्ट्री बनाएंगे। रात रात को डिफेंस इंडस्ट्री बनेगी? गधे हैं। तब तक तो रूस आपको कुचल देगा अगर आपने रूस से पंगा लेने की कोशिश की। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप साहब को इग्नोर आप नहीं कर सकते। नफरत करें, मोहब्बत करें। और ट्रंप नपुंसक कब होगा, वो आप ही ने मुझे सिखाया था। ट्रंप हमारा तब जाने हो जब 13वीं हो जाए। तो यही है, अमेरिका कहीं नहीं जा रहा। अमेरिका हमारी जिंदगी में, और ये 2026 इज द ईयर ऑफ द हॉर्स, टिबेटन कॉस्मोलॉजी, चाइनीज जापानी में, और घोड़ा कहते हैं डेंजरस ईयर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ वेनेजुएला को ठोका है, अब ईरान है, फिर ग्रीनलैंड है, उसके बाद और देखिए कहाँ कहाँ जाएगा, फिर चाइना को ठोकेगा। रूस से समझौता हो चुका है। ये भी तो कह रहा है ना यूरोप कि अगर ये ग्रीनलैंड पर कुछ करता है तो फिर तो नाटो खत्म हो जाएगा, वहां पर भी तो बवाल मच। नेटो किस लिए है? कौन दुश्मन है नेटो का? नेटो इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन सर्च ऑफ एन एनिमी। अमेरिका के अखबारों में पता क्या आता बेटा? जब मैं वहां था, मैगजीन में आता इन सर्च ऑफ, एक कॉलम होता था इन सर्च ऑफ, तो उसमें होता है हैंडसम यंग मैन 70 साल का लुकिंग फॉर पार्टनर, या गर्ल लुकिंग फॉर द इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ। तो यही चीज तो है यहाँ पर, जो हम कहते हैं ना अखबारों में हमारे शादी के इश्तेहार डालते हैं, तो वहां पे इन सर्च ऑफ होता था। तो नेटो इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन सर्च ऑफ अ दुश्मन। कौन है दुश्मन? उसका बनाना तो पड़ेगा। अब रूस, अगर मान लीजिए रूस के साथ दोस्ती हो जाती है, फिर कहेंगे अच्छा हमारा तो पेरू दुश्मन है। चलो पेरू नहीं है, मंगोलिया हमारा दुश्मन है। नॉनसेंस। सब इनको खुद मालूम है, जो मेरे यूरोपियन यूनियन के दोस्त हैं, जो मुझसे बातचीत करते रहते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो कहते हैं हमें मालूम है कि ये सब बकवास है, लेकिन नेटो को जिंदा रखने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, कोई तो दुश्मन मुझे चाहिए। तो अब आप तो हो नहीं सकते मेरे दुश्मन, वो मेरे में ताकत नहीं है, तो चलिए रूस को बना दी। मान लीजिए कल रूस उठ के चंद्रमा पर चला जाता है पूरा देश, फिर हम किसी और को ढूंढें।
चाइना को बोलेंगे ये दुश्मन है। जब चाइना भी मान लीजिए वो समुद्र के नीचे चला जाता है, वहां जीता है, फिर हम किसी और को, फिर आपको ढूंढेंगे। नंबर 1 एक्सपोर्ट उसका क्या है? डिफेंस इक्विपमेंट, और कुछ नहीं है। और देश है जो खरीदेंगे। यूरोप तो खत्म हो गए ना, उसके जहाज कोई नहीं खरीदता। वो हमने राफाल खरीदे तो बड़े नाराज हो गए। एक कहानी और बताता, ये एक मलाई वाला है, कोई वहां बैठा हुआ है इंग्लैंड में, सारे जितने बदमाश हैं भगौड़े वहां बैठे, कोई मलाई वाला, उसकी भी एयरलाइंस होती है, जिसका नाम मैं भूल जाता हूँ, विजय मलाई वाला, मलैया मलैया ऐसा ही कुछ था उसका नाम, वहां बैठा हुआ है। हाँ, तो एक मुझे याद है कि ब्रिटेन की एक प्रधानमंत्री आई थी, उनका नाम था मई जून जुलाई ऐसा ही कुछ, तो वो 10-15 दिन के लिए प्रधानमंत्री जी में निकाल दिया था। तो उनके एक विशेष सलाहकार से मैं बात कर रहा था कि यार तुम लोग क्यों नहीं उसको भेजते मेरे पास? कहता हमारे से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदो, पहले जहाज में बिठा के भेज देंगे। क्लियर एडमिशन। भाई अपना स्वार्थ सब देखते हैं ना, मैं भी तो देखता हूँ। अपना स्वार्थ हम देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो देखो कितनी मिर्ची लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को। मुझे लगता है फोन के पास बैठा होगा कि कब फोन बजेगा। पुतनिक की है क्या है, आपने मुझे भी या नाम उसने बुला फोन किया होगा ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कह रहा होगा मोदी मेरा फोन तो उठा ले। सर, आपने समय निकालकर इतने विस्तार से सभी विषयों पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय, वंदे मातरम। एवरीथिंग फॉर इंडिया, भारत के लिए सब कुछ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।